तो हम क्लास को शुरू करें। तो आपको याद होगा दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपदा प्रबंधन के सिलेबस को पढ़ लिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस को पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। हमने पिछले वर्षों के प्रश्नों को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ भी हमने दी है, 3 पेज का पीडीएफ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। एक सेकेंड। ओके, तो आप उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लिया होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने उसका प्रिंट भी करा लिया होगा। ठीक है, अब क्लास को शुरू करने से पहले नोट्स को लेकर के आपके मन में प्रश्न होंगे कि सर नोट्स बनाना है, नहीं बनाना है, किस तरह से काम करना है। तो 2-3 बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं ताकि ये सारी चीजें हम स्पष्ट कर लें। देखिए, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको नोट्स यहाँ पर जरूर बनवाऊंगा। तो आप एक कॉपी बना लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा हुआ है कि एक 150 से 200 पेज की कॉपी, जिसमें आपकी 3-4 इकाइयाँ आ जाएंगी, 3-4 यूनिट कवर होंगी। नोट्स हम 2 तरह से बनाएंगे। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लास में ही बोल करके लिखवाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लास में ही बोल करके लिखवा दूंगा, और कुछ चीजें जो पीडीएफ में हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उतनी जगह छोड़ दो, और जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो उस हिस्से को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना, चूंकि अब हम कोर मेंस पढ़ रहे हैं, हम कोर मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं, तो अपनी कॉपी का ये वाला हिस्सा आप खाली छोड़ेंगे। इस हिस्से को खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहीं पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चन लिखवाऊंगा। हर एक टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो हम यहीं पर लिख लिया करेंगे। और जब आप टॉपिक की हेडिंग लगाएंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर हेडिंग लगाई, मान लीजिए कि आपने यहाँ एक हेडिंग लगाई जोखिम, रिस्क, तो यहीं पर आप लिख देंगे 3 मार्कर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। देखिए, नोट्स आपके जितने अच्छे रहेंगे, जितने साफ सुथरे रहेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा रिवीजन करते समय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात पे मैं क्लियर हूं। दूसरी बात, एक प्रश्न और कि सर जो आप पीडीएफ देंगे, क्या वो हमें पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, इस बारे में बताएं। और क्या प्रिंट निकलवाना है, नहीं निकलवाना है, इस बारे में भी जरा बता दीजिए। इस बार आपको पीडीएफ पढ़ना मैंडेटरी है। इस बार आपको पीडीएफ पढ़ना होगा। पर क्यों पढ़ना होगा, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, लेट्स अज्यूम कि हम ये टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और टॉपिक का नाम है वल्नरेबिलिटी, अर्थात भेद्यता। आपकी नोटबुक में मैं इसे 1 या 2 पॉइंट में लिखवाऊंगा, लेकिन पीडीएफ में मैंने थोड़ा इसको डिटेल से लिखा है, थोड़ा विस्तार से लिखा है, रिसर्च करके। जैसा मैंने आपको बताया था कि एनडीएमए की गाइडलाइन में दिया गया है, वैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो एक बार कम से कम आप इसे पढ़ लें, एक बार इसकी रीडिंग लगा लें, तो इससे कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में एनहांसमेंट होगी, कहीं ना कहीं आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। पहली बात। दूसरी चीज, प्रिंट तो ये आपके ऊपर है। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ करेगा, पूरा एक अध्याय हम खत्म करेंगे, तो मैं उसका हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ प्रोवाइड किया करूंगा। हर दिन लेक्चर का नोट्स तो आपको मिलेगा ही, पर जैसे ही प्रिंटेबल फॉर्मेट का नोट्स हिंदी और इंग्लिश का हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर संभव है तो आप प्रिंट निकलवा लीजिए, अगर नहीं निकलवाना है तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक और प्रश्न है जो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसके अलावा कुछ और पढ़ना है, तो जैसा मैंने मैपिंग में कहा था कि इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं।
सिर्फ आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जो प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं उनके उत्तर लिखेंगे, हम उनके मॉडल आंसर को डिस्कस भी किया करेंगे, और जैसा मैंने कहा 1 या 2 दिन में कोई ना कोई माध्यम मैं आपको बता दूंगा जिससे आप उत्तर मेरे पास भेज पाएंगे। और सभी प्रश्न नहीं पर कुछ प्रश्नों को मैं चेक जरूर कर लूंगा, उनको देख लूंगा और क्लासरूम में हम उन्हें दिखा दिया करेंगे। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो मैंने कल भी दोहराई थी कि ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ये पूरी की पूरी इकाई में आप 30 में से 25 नंबर तक ला सकते हैं, इसीलिए आंसर राइटिंग और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन जो भी सवाल मैं आपको लिखने दूं, मेक श्योर कि उसी दिन आपने उसके जवाब लिख लिए हैं, उसी दिन आपने उसके आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कोर्स को लेकर के आपके मन में कोई और दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए क्या सारी चीजें स्पष्ट हैं? ऑल गुड? देखिए पीडीएफ मैं आपको पहले से दे भी दूंगा, पर उसमें फायदा नहीं है क्योंकि नोट्स बहुत सारी चीजें मैं आपको यही करवाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, और ये क्लास सिर्फ एमपीपीएससी में है। ठीक है, ऑल गुड? चलिए तो शुरू किया जाए टॉपिक को। चल वी स्टार्ट द टॉपिक। शुरू करते हैं टॉपिक। ध्यान देंगे, आपके कमेंट बीच बीच में हम लेते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, अध्याय 1 चैप्टर 1। हेडिंग लगाइए सभी लोग, अध्याय 1 चैप्टर 1, आपदा एवं आपदा प्रबंधन मौलिक अवधारणाएं, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारा पहला अध्याय है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन मौलिक अवधारणाएं। डिजास्टर बिल्कुल मोस्टली तो मैं क्लास में ही बनवाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिक कंसेप्ट। ठीक, और चूंकि मैं बहुत सारी बातें आपको बोल करके लिखवाऊंगा तो डिक्टेशन जब भी होगा तो मैं 2 बार ही चीज़ों को बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा, और अगर आप नहीं लिख पाए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा ताकि आप उस पॉइंट को लिख सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कोई भी अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसके हम आयाम लिखेंगे, अर्थात इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहीं पर आप इसके आयाम लिखिए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रकोप, हजार्ड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर प्रकोप की परिभाषा क्या है और इसके कारक क्या हैं। तो नंबर 1 प्रकोप, हजार्ड इंग्लिश में। दूसरे नंबर पर हम आपदा की चर्चा करेंगे, अर्थात हम डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं पर हम जानेंगे कि प्रकोप और आपदा में क्या अंतर होता है, हजार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर होता है। वही प्रश्न जो कि एक बार 3 नंबर में पूछा जा चुका है और एक बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक, नंबर 3 लिखिए, भेद्यता अर्थात वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी भेद्यता, इसी को सुभेद्यता भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति सहनीय जो चीजें होती हैं उसे हम भेद्यता या सुभेद्यता के नाम से जानते हैं, वल्नरेबिलिटी के नाम से। ठीक, नंबर 3। फिर नंबर 4 पर हम जोखिम के बारे में पढ़ेंगे, हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जोखिम क्या होता है, जोखिम को न्यूनीकृत कैसे कर सकते हैं, अर्थात रिस्क का मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर 5वां पॉइंट आप लिखें, हम क्षमता अर्थात कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षमता, क्षमता या कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सब मान के चलिए 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद हम प्रकार को पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। यहां से भी एक प्रश्न बना है 5 नंबर का, इसी चैप्टर में से आपके लगभग 20 से 25% प्रश्न बने हुए हैं, 20 to 25% क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, ठीक है, तो अगला लिख लीजिए, आपदाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इसी में हम जानेंगे कि प्रौद्योगिक आपदाएं क्या होती हैं, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर क्या होती हैं,
औद्योगिक आपदाएं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होती हैं, इनके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और आखिरी में हम कुछ आंकड़े पढ़ेंगे, डेटा। अब जब भी मैं आपको ये आंकड़े लिखवाऊंगा, हमेशा अपने आप से आपको आधा पेज खाली छोड़ देना है। बाजू में तो जगह छोड़नी ही है, अपनी जो भी आप कॉपी बनाए हुए हैं, इस कॉपी में बाजू में तो आप जगह छोड़ेंगे ही इस तरह से, लेकिन इसके अलावा भी आधा पेज खाली छोड़ देंगे। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेटा हर साल बदलता है। हर साल होम मिनिस्ट्री के द्वारा नया डेटा रिलीज किया जाता है और उस डेटा को आपको अपडेट करना होगा। और डेटा डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इन टॉपिक की होती है। क्योंकि जब भी आप इन विषयों के बारे में लिखेंगे, तो जब आप डेटा कोट करते हैं कि भारत में 40% क्षेत्र है, फ्लड के लिए 60% है, लैंडस्लाइड, इस तरह से जब आप अलग अलग बातें लिखते हैं तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, इम्पैक्ट बहुत पड़ता है कि आपदाओं की वजह से हमें कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और हर साल हम कितना लॉस बेयर करते हैं, पूरी दुनिया में इसका कितना नुकसान होता है। तो इससे एक हॉलिस्टिक अप्रोच पैदा होती है कि आप डिजास्टर को, जब आप डिजास्टर के प्रभावों को देख रहे हैं, आपदा के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आर्थिक पहलू पर भी आधारित है, वो सामाजिक पहलू पर भी आधारित है और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पहलुओं और भौतिक पहलुओं पर भी आधारित है, वो पॉलिटिकल और फिजिकल एस्पेक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये आयाम हर चैप्टर में हम बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम आखिरकार क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग लगाएंगे, यहां से हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग 1.1 और हेडिंग है प्रकोप। हेडिंग क्या है? प्रकोप। इंग्लिश में हजार्ड, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा तो परेशान नहीं होना है आपको। हजार्ड, प्रकोप अर्थात हजार्ड। अब ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे सर, हमने प्रकोप वर्ड भी सुना है, विपत्ति वर्ड भी सुना है, संकट शब्द भी सुना है। तो इन सब का एक ही मतलब होता है, चाहे प्रकोप कह लीजिए, चाहे खतरा कह लीजिए, संकट कह लीजिए, विपत्ति कह लीजिए। हिंदी में इनके लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए एक ही वर्ड होता है और वो वर्ड है हजार्ड। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सर दो शब्द, हमें तो यही लगता है कि प्रकोप और आपदा एक जैसी चीज है, हमें तो यही समझ में आता है कि हजार्ड और जो डिजास्टर है वो एक जैसा है, लेकिन अंतर है। अब मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूं, आप मुझे बताना। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, प्रकोप से अच्छा वर्ड है खतरा। अगर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा खतरा, तो इससे कैसी फीलिंग आती है आपको? मुझे बताइए एक बार, फिर हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक कॉमन सेंस अगर डेवलप हो गया ना आपके अंदर, तो चीजें रटना नहीं पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट आपको रटने नहीं दूंगा, हर चीज का कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा आपके। तो पहले मुझे बताइए खतरा क्या लगता है, सुन के आंसर करो। खतरे का मतलब है कोई चीज हो सकती है, समझ रहे हैं इस बात को? यही पूरा कीवर्ड है कि खतरा मतलब कोई भी काम हो सकता है, इट मे कॉज। जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, तो इसका अर्थ यह है कि जहां आप खड़े हो वहां आप सेफ हो, लेकिन अगर आप आगे गए तो हो सकता है कि आपके जीवन को नुकसान हो जाए। तो यही होती है हजार्ड, यही परिभाषा है हजार्ड की। हजार्ड एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपको नुकसान हो सकता है, इट मे कॉज हार्म टू। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो हमेशा जितने भी लोग हैं, विशेष तौर पर हिंदी मीडियम वाले दोस्त, शब्दों को समझना सीखो कि जो शब्द है अगर उसका मतलब क्लियर हो गया तो परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आपको 15 से 20 विषय पढ़ने हैं, हर एक की परिभाषा नहीं रट सकते। तो समझिए और समझ करके हम चीजों को लिखेंगे। तो अब समझते हैं, अब बेसिक्स पर आते हैं। अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक बात तो समझ में आई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है हजार्ड, ये जो शब्द है हजार्ड, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना है। ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना है और फ्रेंच लैंग्वेज में एक शब्द होता है, फ्रांसीसी भाषा में एक शब्द होता है और वो है हसार्ड। अंतर समझिएगा, जो हजार्ड शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा के हसार्ड शब्द से बना हुआ है, और ये जो शब्द है हसार्ड,
इसका मतलब होता है भाग्य या संयोग। इंग्लिश में इसे कहते हैं लक, और बस लक ही बोलेंगे, और चांस। लक और चांस। तो ये समझ में भी आ रहा है कि आगे खतरा है। अगर आप लकी रहे तो बच जाओगे, और अनलकी रहे तो फिर अल्टीमेटली आपको नुकसान हो सकता है। पर इससे समझ में नहीं आता। अब सर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रकोप, प्रकोप एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय, प्राकृतिक या मानवीय घटना है जो कि जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सकती है। अभी लिखना मत परिभाषा, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी समझना है पहले। देखो दोस्तों, जो हजार्ड, हजार्ड एक ऐसा नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी है विच मे कॉज हार्म। इस बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रकोप है वो एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटना है जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती। अब जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए इस बात को समझें कि ये एक इलाका है जो कि एक रेगिस्तान है, जो कि क्या है, एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है, और ये एक शहर है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये इंदौर है। ये क्या है, इंदौर है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब रेगिस्तान में भी भूकंप आया और इंदौर में भी भूकंप आया। एक रेगिस्तान में भी अर्थक्वेक आया और इंदौर में भी अर्थक्वेक आया। नुकसान कहां पर होना तय है, बिल्कुल 100% श्योर है कि नुकसान होगा। अब मैं जो शब्द बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई भी आपदा, जब कोई भी प्राकृतिक या मानवीय घटना खाली क्षेत्रों में होती है या जनसंख्या विहीन क्षेत्रों में होती है, उसे हम प्रकोप कहते हैं। लेकिन जब कोई भी घटना रहवासी क्षेत्र में होती है, अर्थात पॉपुलेटेड एरिया में होती है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आपदा। तो दिमाग में ये बात फिट कीजिए कि अगर कोई भी प्राकृतिक और मानवीय घटना जो कि मानव और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, वह प्रकोप है। और कोई भी प्रकोप जो रहवासी क्षेत्रों में होता है, जो पॉपुलेटेड एरिया में होता है, उसे आपदा कहा जाता है, उसे डिजास्टर कहा जाता है। अब इसी आधार पर कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है कि सर हमें एक बात समझ में आई अभी, और एक बात हमें यह समझ में आई कि प्रकोप एक संभावना है, जो हजार्ड है वो एक पॉसिबिलिटी है। अब कैसे? सामान्यतः अगर रेगिस्तान में भूकंप आएगा तो नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां कोई नहीं रहता। लेकिन मान लेते हैं कि जब भूकंप आया तो उसी समय जेठालाल ऊंट से वहां पर घूम रहा था, या फिर उसने अपना एक कैंप लगा के रखा था, तो नुकसान हो गया। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकोप से नुकसान नहीं होगा, नुकसान होने की संभावना है, लेकिन आपदा में नुकसान तय है। 100% नुकसान होगा। आपदा हमेशा विनाशकारी ही होगी। ठीक है, तो इससे हमें कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो पहली चीज हमें समझ में आई कि सर प्रकोप को अगर रहवासी क्षेत्र में आ जाए,
तो प्रकोप अगर रहवासी क्षेत्र में आ जाए तो ये क्या बन जाती है? तो सर ये आपदा बन जाती है। सर जो हजार्ड है अगर ये पॉपुलेटेड एरिया में आ जाए या जोन में आ जाए तो ये डिजास्टर बन जाती है। लेकिन इसमें भी एक खतरनाक चीज है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत अच्छे से लॉजिक से बताइएगा। इंदौर में दो लोगों के घर हैं, एक ए नाम के व्यक्ति का घर है और दूसरा मान लेते हैं बी नाम के व्यक्ति का घर है। इनको नाम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उनको कोई भी नाम दे दीजिए जो भी आपके मन में है। तो एक ए नाम के व्यक्ति का घर है और दूसरा बी नाम के व्यक्ति का घर है। ए जिस घर में रहता है वो सीज्मिक रेजिस्टेंस है, अर्थात वो घर भूकंप रोधी है। सीज्मिक रेजिस्टेंस, भूकंप रोधी। लेकिन बी जिस घर में रहता है वो भूकंप रोधी नहीं है, वो सीज्मिक रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ भूकंप का नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? भूकंप का नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, ए को या बी को? बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप आंसर देंगे तो किसको भूकंप का नुकसान उठा पड़ेगा? बी को। पर ए को भूकंप का नुकसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका घर तो भूकंप रोधी है, उसका जो घर है वो तो सीज्मिक रेजिस्टेंस है। लेकिन जो बी है वो एक कच्चे घर में रहता है जो भूकंप से ढह सकता है। तो अब मेरी बात का जवाब देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो भूकंप आया वो ए के लिए आपदा होगा या प्रकोप होगा? बताइए, ये जो अर्थक्वेक आया वो ए के लिए डिजास्टर होगा या हजार्ड होगा? क्या होगा बताइए? ए के लिए डिजास्टर होगा या हजार्ड होगा? वेरी गुड सर, वो प्रकोप होगा, वो हजार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उसका नुकसान नहीं हुआ सर, और जब तक नुकसान नहीं होगा हम उसे आपदा नहीं करेंगे। लेकिन संभावना तो है, माना कि उसका घर भूकंप रोधी है, लेकिन संभावना है कि नुकसान हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए हम उसे प्रकोप कह रहे हैं। और बी के लिए वो क्या होगा? डिजास्टर या फिर हजार्ड? बी के लिए वो आपदा होगी या प्रकोप होगा? बताइए, बी के लिए वो आपदा होगी या प्रकोप होगा? वेरी गुड, वेरी गुड सर, बी के लिए ये आपदा होगी क्योंकि उसका घर टूट चुका है, उसका नुकसान हो चुका है। अब समझ में आया? तो अब इसमें एक नया शब्द मैं जोड़ दूं कि प्रकोप प्लस ऐसे रहवासी क्षेत्र प्लस ऐसे रहवासी क्षेत्र जो कि सुभेद्य होते हैं, वहीं पर आपदा आती है। इंग्लिश में हजार्ड प्लस ऐसा पॉपुलेटेड जोन जो कि वल्नरेबल है, वहीं पर डिजास्टर बनती है। अब ये शब्द आपके दिमाग में आ गया कि सर ये वल्नरेबल या भेद्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है एक प्रकार से सहन करने की क्षमता। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि आप बढ़िया धूप निकलेगी, आप धूप में 4 घंटे घूम आइए, बढ़िया घूम आइए, काम करके आ जाइए, आपको कुछ असर नहीं होगा। लेकिन आलिया भट्ट को बुलाइए, 4 घंटे उसको धूप में घुमाइए, क्या होगा? बहुत असर हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप धूप के प्रति सुभेद्य नहीं है, यू आर नॉट वल्नरेबल टू द हीट। बट आलिया भट्ट वो तो धूप के प्रति सुभेद्य है। ठीक वही कहानी, आप गए बढ़िया मार्केट गए, सब खा रहे हैं, चौपाटी पे खाना खा रहे हैं, बाजू में गंदगी फिर भी खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं सुबह शाम, ठीक है, हर चीज खा रहे हैं, फिर भी घर आके फूड पॉइजनिंग नहीं हो रही है। कटरीना कैफ ले जाइए फुल्की खिलाने, खिलाइए उसी चौपाटी पर खाना, घर पे आके फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो आप क्या है, आप फुल्की के प्रति वल्नरेबल नहीं है, लेकिन कटरीना कैफ तो वल्नरेबल है, सुभेद्य है। तो इसी तरीके से ये जो घर ए है, अब मुझे आंसर दीजिए, अब मुझे जवाब दीजिए कि ये जो ए नाम का घर है ये भूकंप के प्रति सुभेद्य था या नहीं था?
जो ए का घर है वो अर्थक्वेक के प्रति वल्नरेबल था या नहीं था? तो नहीं था, वल्नरेबल नहीं था सर। लेकिन जो बी का घर है वो तो वल्नरेबल है, बी तो वल्नरेबल है। तो अब हम ये कहेंगे कि रहवासी क्षेत्र में जो भी चीजें सुभेद्य होती हैं या वल्नरेबल होती हैं, वहां पर अगर प्रकोप आ जाए तो वो आपदा का रूप लेगा। ये बहुत सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ही क्षेत्र में जब कोई संकट आता है तो वो किसी कोई घटना होती है तो वो किसी के लिए प्रकोप हो सकती है और किसी के लिए आपदा हो सकती है, किसी के लिए हजार्ड हो सकता है और किसी के लिए आपदा या डिजास्टर हो सकती है। समझ में आया? समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो इसकी तीसरी विशेषता समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक आपदा प्रकोप होती है, सही होगा या गलत? एवरी डिजास्टर इज अ हजार्ड, यस और नो, सही होगा या नहीं होगा? हर एक आपदा प्रकोप होती है, यस और नो? बिल्कुल होती है सर। प्रकोप, हर एक आपदा प्रकोप होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सर ये तो बिल्कुल सही है, याद रखना एमसीक्यू भी बन सकते हैं, कि प्रत्येक प्रकोप आपदा होता है, एवरी हजार्ड इज अ डिजास्टर, यस और नो? यस और नो नहीं होता सर, अभी तो पढ़ा हमने। भूकंप, ए वाला जो घर है उसके लिए भूकंप सिर्फ एक प्रकोप है, लेकिन बी के लिए वो एक आपदा है। अगर भूकंप रेगिस्तान में आएगा तो प्रकोप है, लेकिन शहर में आएगा तो आपदा है। तो हर एक आपदा प्रकोप होती है, लेकिन हर प्रकोप आपदा नहीं होता। तो यहीं से हम एक और विशेषता इसकी बना सकते हैं कि आपदा की उत्पत्ति प्रकोप से होती है। आपदा की उत्पत्ति प्रकोप से होती है। ओरिजिन ऑफ डिजास्टर इज हजार्ड, ओरिजिन ऑफ डिजास्टर इज हजार्ड। प्रत्येक जो आपदा है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? प्रकोप से होती है। तो मुझे बताओ क्या अंडरस्टैंडिंग आई? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद ना उसके कीवर्ड निकाला करो। मेंस की ये स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया तो टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके कीवर्ड निकालिए। तो अब मुझे आप लोग पहले बताओ, फिर मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। प्रकोप का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? पर यहां पर जो कीवर्ड है वो संभावना है। हजार्ड एक प्रकोप एक संभावना है, मतलब कि प्रकोप से जन धन का नुकसान हो सकता है, लेकिन आपदा से जन धन का नुकसान होता ही है। हजार्ड may cause the disruption but disaster will always bring the ठीक है, डिस्टर्बेंसेस, डिसरप्शन, ठीक, याद रखना है। लास्ट वाला पॉइंट है कि आपदा की उत्पत्ति प्रकोप से होती है। मतलब यह हुआ कि अगर भूकंप आया तो है तो वो एक प्रकोप, लेकिन अगर वो भूकंप रहवासी क्षेत्र में आ जाएगा तो वही आपदा बन जाएगी। अगर अर्थक्वेक आया तो बेसिकली इट इज अ हजार्ड, बट इफ इट अकर इन द पॉपुलेटेड एरिया इट विल इवेंचुअली बिकम द disaster. That is why we have told that origin of each disaster is hazard. इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपदा की उत्पत्ति प्रकोप से होती है। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब कुछ बातें लिख ली जाए। Shall we start writing? ठीक है, तो लिखेंगे कुछ बात, मैं 2 बार ही बोलूंगा एक बात को, बताइए एक बार। ओके, लिखते हैं। चलो भैया, पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट,
नंबर 1 इस तरीके से लिखें। नंबर 1 परिभाषा, डेफिनेशन। 2 परिभाषाएं लिखेंगे, पहली लिखें और फिर यहां दूसरी, डेफिनेशन। और इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है। चलो यहां लिखना शुरू करो, लिखें पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटना, एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटना जिसमें जीवन और संपत्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिसमें जीवन और संपत्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। नहीं, 8, 9, 10 मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यूनिट 8, 9, 10 वो मैं ही पढ़ाऊंगा। इसमें आप जो क्षमता शब्द है इसको अंडरलाइन करेंगे और प्राकृतिक या मानवीय घटना इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। 2 वर्ड इंग्लिश में लिखिए, दोस्तों, लिखेंगे अ नेचुरल और मैन मेड फिनोमेना, अ नेचुरल और मैन मेड फिनोमेना that has the potential to destroy life and property। इसमें पोटेंशियल जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करेंगे, that has the potential to destroy life and property। पोटेंशियल की जगह आप चाहें तो that may cause damage to life and property ये भी लिख सकते हैं और इसको अंडरलाइन करेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए क्या होता है कि ये तो आपको एक परिभाषा पता चल गई, 3 नंबर में प्रश्न आएगा, आप लिख भी देंगे। लेकिन कई बार हमें एक ऐसी परिभाषा भी पता होना चाहिए जो कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या अधिनियम में लिखी हुई है। तो दोस्तों दुनिया भर में एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, ध्यान देंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्या बोला मैंने? हमने बोला यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक संधि है, एक समझौता है जो कि दुनिया भर में ये बताता है कि हमें आपदाओं से कैसे निपटना है। और इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं। और अब 10 मिनट अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे, अभी आप लोग एक एक काम और करेंगे, जब भी आप मेरी क्लास में बैठें तो एक फेयर कॉपी रखें और एक रफ कॉपी जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारा काम आप रफ में भी करेंगे साथ ही साथ में, ठीक है। तो रफ कॉपी जरूर आपको रखना है, अभी हम उसका यूज करेंगे। चले, तो अब इसके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। अब 5 मिनट मुझे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आप परिभाषा बनाना सीखोगे कि कैसे बड़ी बड़ी परिभाषाओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है, परिभाषा को पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में। अ प्रोसेस फिनोमेना or human activity that may cause loss of life, property damage, social and economic disruption और environmental degradation। हिंदी में एक प्रक्रिया, घटना या मानवीय गतिविधि जो जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन सकती है। अब जब भी आप ऐसी परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि सर ये डेफिनेशन हम याद कैसे करेंगे। तो देखो परिभाषाएं तो याद करना पड़ेगा, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ना है। तो जब कभी भी कोई ऐसी परिभाषा आए तो हमेशा इसको तोड़ो और फिर अपनी भाषा में लिखो। अब चलो इसको अपन ब्रेक करते हैं।
तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये परिभाषा आखिरकार कह रही है? ये परिभाषा कह रही है कि प्रकोप, प्रकोप अर्थात हजार्ड क्या है? तो हजार्ड एक घटना है, या फिर ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, या फिर ये एक मानवीय गतिविधि है। पर पहली बात जो हमें पता पड़ी परिभाषा से कि जो प्रकोप है, इट मे बी एन इवेंट, अ फिनोमेना, इट मे बी अ प्रोसेस, और इट मे बी अ ह्यूमन एक्टिविटी। समझ आया? जो क्या कर सकती है, समझते हैं, विट विच मे कॉज, ये कीवर्ड है, जो कर सकती है, याद रखिएगा, जो कर सकती है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, घटना को हम फिनोमिना बोलते हैं, प्रक्रिया को हम प्रोसेस बोलते हैं, और मानवीय गतिविधि को ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। विच मे कॉज, तो क्या कर सकती है, समझने का प्रयास करेंगे। तो सर, ये जीवन व संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। इट मे हार्म, इट मे कॉज डैमेज, डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तोड़ दिया। इसके अलावा सर ये क्या कर सकती है? इसके अलावा ये सामाजिक व आर्थिक, आर्थिक व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन कर सकती है। और क्या कर सकती है? और इसके अलावा सर ये पर्यावरणीय निम्नीकरण कर सकती है। सर इसके अलावा यह है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर सकती है। अब देखो ये परिभाषा, अब आपने ये जो डेफिनेशन है ना, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यस और नो, आपने परिभाषा का पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम कर दिया, पूरी परिभाषा का पोस्टमार्टम कर दिया। अब डेफिनेशन इजीली समझ में आएगी आपको। अब आप क्या कहोगे कि प्रकोप एक ऐसी घटना या प्रक्रिया या मानवीय गतिविधि है जो जीवन व संपत्ति को क्षति, सामाजिक व आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय निम्नीकरण कर सकती है। कीवर्ड क्या है? कर सकती है। इंग्लिश में आपने कहा हजार्ड इज अ फिनोमेना और प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटी विच मे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिसरप्शन इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आपको परिभाषा याद होगी, आप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने ये शुरू किया कि नहीं सर मैं तो उसको रटूंगा, ऐसा 2 मिनट के लिए याद होगी और भूल जाओगे। तो जब भी कोई बड़ी परिभाषा आएगी, ऑलवेज ब्रेक इट इनटू द पार्ट एंड देन ट्राई टू रिमेंबर। याद होगी आपको परिभाषा। लिख लीजिए, ये लिखिए, यस और नो, याद हुआ, समझ में आया? तो अब यही प्रोसेस फॉलो करना है। जब भी किसी भी परिभाषा को आप लिखेंगे तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। 10:45 पे शुरू हुआ क्लास। ठीक है, चलो लिख लिया आपने। तो अब ये डेफिनेशन लिखे। अच्छा एक काम करोगे आप लोग, देखो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा ये कराता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको समय दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप परिभाषा लिखें। क्या आप करेंगे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ये कर पाएंगे। आप लोग परिभाषा लिखेंगे, कोशिश करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, मजा आएगा। लिख के देखिए, इन्हीं चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो अपने अब फेयर नोट्स पे आइए, फेयर नोट्स पे आइए, और यहाँ पर आपको दूसरी परिभाषा लिखना है। फेयर नोट्स पे आ जाइए और यहाँ आप अपनी दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप ध्यान से। ठीक, लिखें, लिखें दोस्तों कि प्रकोप एक
प्रकोप एक प्रक्रिया, प्रकोप एक ऐसी प्रकोप एक ऐसी प्रक्रिया, घटना घटना या मानवीय गतिविधि है। प्रकोप एक ऐसी प्रक्रिया, घटना या मानवीय गतिविधि है जो जो जीवन तथा संपत्ति को क्षतिग्रस्त जीवन तथा संपत्ति को क्षतिग्रस्त, कौमा आर्थिक व सामाजिक व्यवधान आर्थिक और सामाजिक व्यवधान तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण कर सकती है। पर्यावरणीय निम्नीकरण कर सकती है। कर सकती है को अंडरलाइन करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में लिखिए, हजार्ड हजार्ड इज अ प्रोसेस फिनोमेना, कॉमा लगा के, एंड ह्यूमन एक्टिविटी विच मे कॉज या डेट मे कॉज that may cause damage of life and property, comma severe social and economic disruption, severe मतलब गंभीर, severe social and economic disruption, and आप सोशियो इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं, एंड नहीं लिखना तो सिवियर सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन भी लिख सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑल गुड, एग्जैक्ट सेम लिख सकते हैं। ठीक, चलो अब ध्यान दो। अब एक काम करो, आपने नोट्स बनाए हैं, यहीं पर आपने जगह भी छोड़ी होगी इस तरह से, यस और नो आंसर करो, हाँ सर छोड़ी है, नहीं तो सर कुछ लोग होंगे ना अभी होशियार, उन्हें लगेगा कि नहीं सर तो मूर्ख हैं, क्यों हम छोड़े, है ना, फीलिंग आती है आपको, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सही हैं, हम नहीं छोड़ेंगे जगह, बचपन की आदत, सर हम तो ऊपर तक लिख लेंगे। बिल्कुल मत करना, मूर्ख मत बनना, ठीक है। यहाँ पे लिखो पहला प्रश्न, लिखो 3 मार्कर प्रकोप, यहाँ लिख लेना, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 3 मार्क 3M प्रकोप हजार्ड, कल लिख के लाओगे आप ये आंसर हजार्ड। ये आपका पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 नंबर में, लिख लीजिए, ठीक है, हजार्ड लिख लिया। चलो अब परिभाषा हो गई, यहां पर आपने डेफिनेशन लिख ली, परिभाषा लिख ली, अब दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, ठीक है। चले एक एक करके मैं बोल रहा हूं, लिखते जाना, नंबर 1 2 ऐसे लिखते जाना, ठीक। पहली विशेषता लिखिए, पहली विशेषता लिखिए, प्रकोप प्लस रहवासी क्षेत्र बराबर आपदा। इंग्लिश में डिजास्टर हजार्ड प्लस पॉपुलेटेड एरिया इज इक्वल टू डिजास्टर। दूसरा लिखिए, प्रकोप प्लस सुभेद्य रहवासी क्षेत्र बराबर आपदा। तीसरा लिखिए, आपदा की उत्पत्ति प्रकोप से होती है। इसको इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, ये इंग्लिश में था हजार्ड प्लस
vulnerable populated area is equal to disaster. hazard plus vulnerable populated area, यहां पर आएगा origin of disaster is hazard. ठीक है, इसके बाद लिखिए प्रत्येक आपदा, कॉमा लगा के, प्रकोप होती है, परंतु प्रत्येक प्रकोप आपदा नहीं होती. ठीक है, इंग्लिश में लिखें ईच disaster is a hazard. Each disaster is a hazard, but each hazard is not disaster. But each hazard is not disaster. ठीक, डन. अगला पॉइंट यहां तक कंप्लीट हो गया. तो सर नंबर 1 हमने लिखा परिभाषा, यहां 2 परिभाषाएं लिख ली. सर दूसरा हमने लिखा विशेषताएं, यहां हमने 3-4 पॉइंट लिख लिए. अब तीसरा इसमें लिखें कारक या घटक, फैक्टर्स. क्या लिखेंगे? कारक या घटक या फैक्टर्स. ठीक है, ये दोस्तों हम कल पढ़ेंगे इस, क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, आगे हमें समय नहीं मिला, पर कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.